नमस्कार दोस्तों। अनु हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी हूँ लाचार नहीं। ये सब क्या है माँ जी? अभी तक आपने कुछ भी काम नहीं किया है। सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा है। ना बर्तन साफ किए हैं, ना ही झाड़ू लगाई है। कोई आवाज़ ना आते देखकर अनीता माँ जी के कमरे में गई तो माँ जी अभी तक सो रही थी। माँ जी अभी तक नहीं उठी हो आप? घर का सारा काम कब होगा? बच्चों को स्कूल भी जाना है। बड़ी सुकून की नींद आ रही है क्या आज आपको? हाँ, आएगी क्यों नहीं। अब आपके पास काम ही क्या है? कहते हुए छोटी बहू अनीता ने माँ जी की ओढ़ी हुई चादर उनके ऊपर से खींचते हुए कहा। बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ जी की नींद खुल गई। वो धीरे से उठी और बहू से कहा, पता नहीं बहू, आज इतनी देर तक कैसे आँख लग गई। वैसे तो मैं सुबह ही जल्दी जाग जाती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देर तक सोई रह गई। कहते हुए माँ जी अपनी चारपाई से उठ ही रही थी कि उनकी बहू अनीता अपने पैर पटकते हुए वहाँ से रसोई में चली गई। जानकी जी ने सारे घर में झाड़ू लगाई और सभी काम निपटा लिए और नाश्ते का इंतज़ार करने लगी। लेकिन उन्होंने देखा बेटा, बहू और बच्चों सभी ने नाश्ता कर लिया। बच्चे स्कूल चले गए, बेटा ऑफिस जाने लगा। तो माँ जी ने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटे ने कहा कि माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँ। और वैसे भी आप कल भैया के यहाँ तो जा ही रही हैं ना। कल 1 तारीख है, वहीं डॉक्टर को दिखा देंगे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि जिन बच्चों के लिए हमने इतने त्याग और बलिदान किए, कितनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर इसे इस काबिल बनाया, लेकिन आज बेटे के पास मेरे लिए इतना भी वक्त नहीं है कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जा सके। उन्होंने सोचा कि चाय से कुछ खाकर घर में ही कोई गोली होगी तो वो ले लूँगी। खाली पेट दवाई भी नुकसान देती है। जानकी जी को भूख भी बहुत लग रही थी। उन्होंने देखा कि बहू ने सभी का टिफ़िन भी पैक कर दिया, लेकिन जानकी जी को अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई। ऊपर से दिसंबर माह की हड्डियां गला देने वाली ठंड भी पड़ रही थी। माँ जी के पति को मरे हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके बेटों ने ये कहकर गांव की ज़मीन और घर को बेच दिया था कि अम्मा, अब आप हमारे साथ रहेंगी। अकेले यहाँ किसके साथ रहेंगी? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या फिर तबीयत खराब हुई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? इसलिए अब हम दोनों भाई माँ को 1-1 महीने अपने पास रखेंगे। तब से महीने की 1 तारीख आते ही जानकी जी को एक बेटे का घर छोड़कर दूसरे बेटे के घर में जाना पड़ता था। जानकी जी ने जब अपनी छोटी बहू अनीता को आवाज़ लगाई कि बहू, मुझे 1 कप चाय दे दो, बहुत ठंड लग रही है, तो छोटी बहू ने काली सी चाय लाकर उनके सामने रख दी। जानकी जी सोचने लगी कि आज बहू ने मुझे ऐसी काली चाय क्यों दी है। फिर माँ जी को याद आया, आज तो महीने की आखिरी तारीख है, कल से दूसरा महीना लगेगा। उन्होंने फिर बहू से कहा कि बहू, मुझे चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी दे देती। तो बहू ने सबके लिए पास्ता बनाया था, तो वही थोड़ा सा लाकर माँ जी के सामने रख दिया। बहू, मुझे ये पास्ता नहीं खाया जाता, ऐसी चीज़ मुझे नुकसान देती हैं, मेरे लिए कुछ हल्का सा बना देती। तो बहू चिल्लाते हुए बोली कि मुझे क्या नौकरानी समझकर रखा है जो मैं तुम्हारे लिए अलग से कुछ बनाती रहूँगी। चुपचाप जो मिला है वही खा लो, काम धाम तो कुछ है नहीं, ऊपर से खाने में नखरे अलग। अब मुझसे नहीं उठाए जाते तुम्हारे नखरे। अगर इतना ही खाने पीने का शौक़ है तो कल को जेठ जी के यहाँ जाओगी तो वहीं बनवा कर खा लेना। बहू की बातें सुनकर जानकी जी हैरान हो गईं। वो रोती हुई अपने कमरे में आ गई और अपने पति की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी और उनसे शिकायत करने लगी। देख लिया आपने, बेटे बहू के राज में आपकी पत्नी को किस हालत में रखा जा रहा है। आपके रहते भूख क्या होती है कभी नहीं जाना, लेकिन आज देख लीजिए मेरी क्या हालत है। बहू बेटा,
जानकी जी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। बेटा गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला, क्या माँ, अभी तक ये रोना धोना लगा रखा है, क्या एक दिन ऐसे ही नहीं रह सकती? कल भैया के यहाँ जाओगी तो वहीं आपको डॉक्टर को दिखा देंगे। एक तो पूरा दिन ऑफिस में काम करो और घर आकर इनका रोना धोना सुनो, पूरा मूड खराब कर दिया। और वैसे भी 2 वक्त का खाना तो आपको दे ही रहे हैं ना। जैसी बात हुई है वो हम पूरा कर रहे हैं। बेटे की ऐसी बातें सुनकर जानकी जी का कलेजा तो मुंह को आने लगा। वो सोचने लगी, काश ये धरती फट जाती तो मैं उसमें समा जाती। वो आंसू बहाती हुई अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति की तस्वीर के आगे कहने लगी, आपने मुझे किसके सहारे छोड़ दिया इस जालिम दुनिया में। जिस बच्चे को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा वो अपना नहीं हुआ, तो बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। जानकी जी उदास होकर अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई और आंसू बहाती रही। कुछ देर बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद भी आ गई, लेकिन फिर से आधी रात को उनकी नींद खुल गई। जानकी जी को प्यास लगाई। उन्होंने सोचा, जग में पानी होगा, उसी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। लेकिन देखा तो जग में पानी भी नहीं था। जानकी जी पानी लेने के लिए धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। रात हो जाने और लाइट कम होने की वजह से जानकी जी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो अंदाज़ा लगाकर ही आगे बढ़ रही थी। जाते जाते जानकी जी का हाथ डाइनिंग टेबल पर रखे कांच के गिलास से टकरा गया और वो नीचे गिरकर टूट गया। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर अनीता और उसका पति रोहन दोनों दौड़कर किचन की तरफ भागते हुए आए। देखा तो जानकी जी खड़ी खड़ी थरथर काँप रही थी। अनीता ने जैसे ही जानकी जी को वहाँ खड़ी देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। माँ जी, आधी रात को अपने ही बेटे के घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? और कितना नीचे गिरेंगी आप? मैं तो कहती हूँ जी, इन्हें अब अपने घर से अभी के अभी निकाल दीजिए, वरना पता नहीं ये हमारे घर से क्या क्या चुरा कर ले जाएंगी। इनके रहते अब हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। जानकी जी बोली, बहू, ऐसा मत कहो। तुम लोगों ने मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोचा था पानी पीकर शायद नींद आ जाए। मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लेने आई थी। अनीता जानकी जी पर भड़कते हुए बोली, अच्छा, अब पकड़ी गई तो पानी का बहाना बता रही हैं। हमको आवाज़ भी तो लगा सकती थी ना, या फिर सोने से पहले मांग नहीं सकती थी? आपकी जैसी बेशर्म औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। आपकी जगह कोई और होती तो ना जाने कब की यहाँ से जा चुकी होती। तब जानकी जी धीरे से बोली, बहू, मैं कहाँ जाऊँ? तुम सबने मिलकर तो मेरा घर और ज़मीन सब बेच दिया। इतना कहने की देर थी कि रोहन भी भड़क उठा। कहने लगा, माँ, मैंने अकेले घर और ज़मीन नहीं बेचा है। आपके बड़े बेटे ने कुछ नहीं रखा है क्या? ये सब अपने बड़े बेटे को सुनाना। अगर यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता तो चली क्यों नहीं जाती अपने बड़े बेटे के पास? हमें कोई शौक़ नहीं है माँ आपको अपने पास रखने का। और एक बात ध्यान से सुन लो, आपका बड़ा बेटा इतना ही प्यारा है ना आपको, तो वहीं रहना जाकर। दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानकी जी वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन 1 तारीख को उनका बड़ा बेटा विकास अम्मा जी को लेने आता है तो जानकी जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर बोलता है, माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? विकास ने जैसे ही पूछा तो अनीता और रोहन दोनों ने रात की बात बड़ा चढ़ाकर अपने भाई विकास को बताई, जिससे विकास भी जानकी जी पर गुस्सा करते हुए बोला, माँ, ऐसा क्यों करती हो? बुढ़ापे में सटिया गई हो क्या? माँ अब अपनी सफाई में क्या कहे, इसलिए वो कुछ भी ना बोली और अपनी पोटली लेकर बड़े बेटे के घर जाने को तैयार हो गई। बड़े बेटे के घर पहुंचते ही बड़ी बहू ने जानकी जी का स्वागत
बहुत अच्छे से किया। अब जानकी जी को थोड़ा ठीक लगा। उन्हें लगा कि शायद वो 1 महीना यहाँ अच्छे से गुजरेगा, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी बड़ी बहू के मन में क्या है। बड़ी बहू ने जानकी जी को भरपेट खाना खिलाया और आराम करने के लिए भी कहा। जानकी जी बड़ी खुश हुईं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम करके उठी, बड़ी बहू उनके साथ ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगी जैसे उसके शब्दों में चाशनी घुली हो। उसने जानकी जी के साथ प्यार से बातें करते करते घर के सारे काम करवा लिए। अब तो जानकी जी का ये रोज का नियम हो गया था, लेकिन जानकी जी फिर भी खुश थीं कि चलो, काम के बदले उन्हें भरपेट खाना तो मिलता है। अब तो वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी कि अब 1 महीना बीत जाने के बाद जानकी जी को फिर से अपने छोटे बेटे रोहन के पास जाना था। जानकी जी का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें जाना तो था ही। वो दुखी मन से चुपचाप अपनी पोटली लेकर छोटे बेटे के साथ चली गईं। इस बार जानकी जी के प्रति छोटी बहू का बर्ताव बिल्कुल अलग था। जानकी जी ये देखकर हैरान थीं। छोटी बहू ने उनसे प्यार से बातें भी की और अपनी बातों में चाशनी घोलकर उनसे घर के सारे काम करवा लेती। जानकी जी दोनों बहू की चाल सब समझ रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। बस उनके मन में एक ही तसल्ली थी कि चलो, काम के बदले भरपेट खाना तो मिल रहा है। अब जानकी जी के ऐसे ही दिन कट रहे थे। 1 महीना छोटे बेटे के घर तो 1 महीना बड़े बेटे के घर। एक दिन जानकी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बेटे ने ये सोचकर इलाज नहीं करवाया कि 2 दिन बाद तो बड़े भैया आएंगे ही और माँ जी को ले जाएंगे, तो वही इलाज करवा देंगे। हम क्यों बेकार में पैसे खर्च करें। इस समय बड़े बेटे को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा और बड़ी बहू अपने मायके चली गई थी, इसलिए वो अपनी माँ को लेने रोहन के घर नहीं गया। अब तो छोटी बहू अनीता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर हो गया था। उसने जानकी जी का इलाज तो नहीं करवाया, ऊपर से खाना भी नहीं दिया, क्योंकि जानकी जी की तबीयत खराब होने के कारण घर के काम नहीं कर पा रही थी। अब जानकी जी ने सोचा कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे थे, इन्होंने प्यार भरी बातें करके मुझसे अपने घर के सारे काम करवा लिए, पर अब मैं बीमार हो गई हूँ तो कोई मेरा इलाज भी करवाने के लिए तैयार नहीं है। अरे, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं तो ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जिस दिन मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी, उस दिन तो कोई मुझे पानी देने वाला भी नहीं होगा। ये सोचकर जानकी जी दुखी मन से अपनी पोटली पकड़कर घर से चुपचाप निकल पड़ी। जानकी जी को घर से निकलते हुए दोनों बेटे बहू देख रहे थे, लेकिन जानकी जी को रोकने की किसी ने तकलीफ नहीं उठाई। जानकी जी लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलती रहीं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। उनकी तबीयत तो पहले ही खराब थी। वो सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गईं और वहीं बेहोश हो गईं। तभी वहाँ से एक होटल का मालिक जा रहा था। उसकी नज़र बेंच पर बेहोश पड़ी जानकी जी पर पड़ी। वो उन्हें अच्छी तरह जानता था। कुछ सालों पहले जानकी जी अपने पति के साथ कभी कभी उस होटल में जाया करती थी। होटल का मालिक जानकी जी के पति का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने जानकी जी को इस हालत में पाया तो वो तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गया और उनका इलाज कराया। जानकी जी के होश में आने पर होटल के मालिक ने पूछा कि जानकी जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई। तो जानकी जी ने उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे उनके बेटे बहू उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनसे उनकी बहू तबीयत खराब होने पर भी उनसे घर का सारा काम कराती है। होटल के मालिक ने कहा, जानकी जी, अगर आप चाहें तो मेरे घर पर रह सकती हैं। मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चे सब हैं। वो आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। आपके पति मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कितनी बार मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला है। तभी उस होटल के मालिक की बेटी वहाँ पर आ जाती है। उसका नाम गीता है। वो जानकी जी से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो जानकी जी कहती हैं कि अब पहले से ठीक लग रहा है। काकी, मुझे पापा ने आपके बारे में बताया था। अब हम आपको और परेशान नहीं होने देंगे।
आप हमारे घर चलिए, वहाँ हम साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे और आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। आप हमारे घर में बिल्कुल एक घर के सदस्य की तरह रहेंगी। तभी जानकी जी कहती हैं कि नहीं बेटा, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, तो तुम मुझे अपने पास रखकर क्या करोगे? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। काकी, आप हम पर बोझ नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो होटल के काम में आप मेरी मदद कर सकती हैं। अपने पापा के होटल का काम मैं संभालती हूँ। आप होटल में जाकर वहाँ की थोड़ी बहुत देखभाल कर लिया कीजिए। जानकी जी इस बात के लिए तैयार हो गई और उनके घर चली गई। होटल के मालिक और उसकी बेटी ने उनकी तबीयत का पूरा पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे जानकी जी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। इधर दोनों भाई खुश थे कि उन्हें जानकी जी से छुटकारा मिल गया था। जानकी जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक होने पर वह उनके होटल में जाकर देखभाल करने लगी। जानकी जी को शुरू से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। कोई भी उनके हाथ के बने खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। वो उनके होटल में खाना बनाने वालों का काम देखती। वो खुद होटल में जाकर भोजन का जायज़ा लेती, जिससे भोजन पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगा, जिसकी वजह से उस होटल का नाम दूर दूर तक हो गया। गीता ने बहुत कम समय में कई जगह अपनी नई नई होटल खोली और सभी होटलों का उद्घाटन जानकी जी के हाथों से ही करवाया। एक दिन विकास ने टीवी में देखा कि माँ तो बहुत सारे होटल के मालिक बन गई है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानकी जी के बारे में छपा था कि जानकी जी की सूझबूझ और समझदारी की वजह से वो होटल का मालिक आज एक छोटे से होटल से कई होटलों का मालिक बन गया है। उसने ये बात अपने छोटे भाई रोहन को भी बताई। दोनों भाइयों ने मिलकर जानकी जी को अपने पास लाकर एक होटल खोलने का सोचा, ताकि वे लोग भी मालामाल हो जाएं। वे दोनों इस होटल के मालिक के पास पहुँचे और बोले कि उनकी माँ उन्हें वापस चाहिए। तो वो होटल का मालिक बोला, अगर जानकी जी आप लोगों के साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर नहीं जाना चाहेंगी तो आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो हमारी माँ हैं, वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी? अभी के अभी बुलाओ हमारी माँ को। तभी जानकी जी वहाँ आ जाती हैं, क्योंकि जानकी जी आज फिर से भोजन का जायज़ा लेने होटल आई हुई थी। उन्होंने एक एक थप्पड़ दोनों बेटों के गाल पर जड़ दिए कि उनके गाल लाल हो गए। दोनों अपने अपने गाल पकड़कर जानकी जी की तरफ आश्चर्य से देखने लगे और एक साथ बोले, माँ आप? तब जानकी जी ने उनसे गुस्से में कहा कि क्या करने आए हो अब तुम यहाँ पर? विकास ने कहा, माँ आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। आप हमारी माँ हो। तुम्हारी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने अपनी बीमार माँ को दवाई और खाना तो दूर पानी तक नहीं दिया था। और विकास तू, जब मैं लाचार और बेबस होकर घर से जा रही थी तो किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि माँ बीमार है, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। और आज तेरी माँ पैसे कमाने लगी है तो तुम मुझे लेने आए हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे लालची बेटों की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बेटे जानकी जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन जानकी जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और वापस होटल के अंदर चली गई और उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा। दोनों बेटे अपना सा मुँह लेकर वापस अपने घर चले गए। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो हमेशा अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुँचते देखना चाहते हैं, लेकिन वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते, बल्कि बोझ समझने लगते हैं। दोस्तों, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सफलता की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर सकते। बच्चे अपने माँ बाप का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन जितना संभव हो सके अपने माता पिता की सेवा तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।